नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 1 अप्रैल 2025 से रिश्तेदारों से कितना कैश लेन और देन कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर अगर आप गिफ्ट लेते हैं अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता भाई बहन से या फिर अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, तो वो गिफ्ट जो है वो आपके लिए एग्जम्प्ट होता है। ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर आप कैश गिफ्ट ले रहे हैं यानी नकद पैसा ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वहां पर भी लिमिट बनाई गई है। इनकम टैक्स के अंदर कैश की लिमिट रखी गई है, कितना कैश गिफ्ट आप ले सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो। कई लोगों को गलत फहमी होती है कि अगर वो अपने पिताजी से 5 लाख रुपए ले लेते हैं या माताजी से 10 लाख रुपए ले रहे हैं तो वो जो भी कैश ले रहे हैं वो उनके लिए एग्जम्प्ट होता है, क्योंकि वो तो गिफ्ट है और गिफ्ट पूरी की पूरी एग्जम्प्ट है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप पैसा ले रहे हैं, अपने रिलेटिव से भी क्यों ना ले रहे हैं, अपने माता पिता भाई बहन से क्यों ना ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कैश की लिमिट रखी गई है। जबकि सरकार खुद डिजिटल होने को कह रही है, तो क्या सरकार आपको कैश पे रोक नहीं लगाएगी? अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो सभी जगह पर कैश की लिमिट रखी गई है, कहीं 10 लाख तो कहीं 50 लाख। तो यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, कैश अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो वहां पर भी आपके लिए लिमिट रखी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी लिमिट की जानकारी देने वाले हैं। कई लोग गलती करते हैं, पैसा जो है ले लेते हैं अपने पिताजी से, 50 लाख रुपए ले लिए, सीधे जाके खाते में डलवा देते हैं, बैंक अकाउंट में डलवा देते हैं और कहते हैं ये तो मेरे पिताजी के तरफ से गिफ्ट आया है, यहां पर तो टैक्सेबिलिटी आती नहीं है। कई लोग तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कैश एंट्री होते हैं उसको ये बता देते हैं कि ये पिताजी से मिला है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, या अपनी माताजी से मिला है 10 लाख रुपए। तो कई बार लोग ऐसी गलती करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ नहीं है। अगर आप कैश जो है लेते हैं लिमिट से ज्यादा तो यहां पर आप पर जो है 100% की पेनल्टी, साथ में एडिशन भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, रिश्तेदारों से कितना कैश लेन देन करना है यह जानना आपके लिए जरूरी है। इसी के साथ साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न में इसको कहां दिखाना। कई लोग यहां पर एग्जम्प्ट इनकम दिखा देते हैं, जो भी गिफ्ट आपको मिला है उसको एग्जम्प्ट इनकम में गिफ्ट को दिखाना क्या सही है या गलत है, यह भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम कैश रिलेटेड, गिफ्ट रिलेटेड कई सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं रिश्तेदारों से कितना कैश लेना चाहिए ताकि इनकम टैक्स की नोटिस आपको ना आए। तो कौन से होंगे आपके रिश्तेदार, आइए ये जान लेते हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन 56(2)(10) के हिसाब से रिलेटिव मानिए ये आप हैं, तो आपके जो भाई बहन है वो आ जाएंगे, वो आपके रिश्तेदार होंगे। तो भाई की जो वाइफ होगी यानी भाभी वो भी आ जाएगी, और आपकी जो बहन है उनके जीजा जी है वो भी आपके रिश्तेदार माने जाएंगे। इसके बाद आपके फादर आ जाते हैं, तो सिर्फ आपके फादर नहीं आएंगे यानी आपके पिताजी नहीं आएंगे, बल्कि अगर आपके दादा है तो दादी और दादा ये भी आ जाएंगे, परदादा परदादी ये भी आ जाते हैं, ये भी आपके रिश्तेदार जो है वो माने जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके पिताजी के ब्रदर है या सिस्टर है तो वो भी आपके रिलेटिव में आ जाते हैं, उनसे भी अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो वो एग्जम्प्ट होता है। छोटे ब्रदर है तो चाचा चाची, बड़े ब्रदर है तो उसके इसमें ताऊ और ताई, सिस्टर है आपके पिताजी की यानी आपकी बुआ, बुआ और फूफा, तो इन सभी से भी अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो वो आपके लिए हो जाता है एग्जम्प्ट। अब आपकी मदर आ जाती है, तो मदर के जो भी पिताजी है यानी आपके नाना और आपकी नानी, भी माता पिता यानी आपके पर नाना और आपकी पर नानी ये भी आ जाते हैं। इसी के साथ आपके मदर के जो ब्रदर सिस्टर है वो भी आ जाएंगे, यानी कि आपके मामा, मामा और मामी, और आपकी मदर की सिस्टर यानी आपकी मासी और मासा, तो ये सारे भी जो है आपके रिलेटिव में आ जाते हैं। इसके बाद आपकी जो वाइफ है उनके माता पिता यानी कि आपके सास और ससुर। अब आपके जो ससुर है इनके भी माता पिता यहां पर आ जाते हैं, यानी दादा सास और दादी ससुर।
इसी के साथ इनके भी जो दादा दादी है वो भी आ जाएंगे, यानी परदादा सास और परदादी ससुर। जिस तरह आपके पिताजी के दादा दादी परदादा दादी आए, उसी तरह आपके वाइफ के भी पिताजी और माताजी के परदादा दादी यानी दादा सास दादा ससुर और परदादा सास परदादा ससुर। उसी तरह माँ जो सास है नानी सास और नाना सास और पर नाना सास पर नानी सास और पर नाना सास। इसी के साथ साथ यहां पर आपकी जो वाइफ है उनके भी जो ब्रदर सिस्टर है यानी कि आपका साला और आपकी साली, ये भी आ जाते हैं। साली के जो पति है यानी आपके जो साडू है वो भी आ जाएंगे। साले की जो वाइफ है वो भी यहां पर आ जाती है। तो वाइफ के रिलेटेड उनके मदर फादर, उनके दादा दादी, नाना नानी, ये भी सब आ जाएंगे और उनके भाई बहन भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपके जो बच्चे हैं सन और डॉटर है वो भी आ जाएंगे और उनकी जो स्पाउस है वो भी आ जाएगी, यानी आपकी बहू और आपके दामाद, ये दोनों भी आ जाएंगे। अब इनके भी जो बच्चे हैं यानी अगर आपका सन है उसके जो बच्चे हैं लड़का लड़की है वो आ जाएंगे और उस लड़के का लड़के लड़की है तो वो भी यहां पर आ जाएंगे। अगर आपकी बेटी है तो उसके जो नाता नाती है वो भी आ जाते हैं। आपके बेटे हैं उसके पोता पोती है पर पोता पोती है वो भी सब आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे रिश्तेदार आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं। इनसे अगर आपने गिफ्ट ली तो वो हो जाएगी आपके लिए एग्जेम्प्ट, टैक्सेबिलिटी नहीं आती। आइए अब जानते हैं अगर आपने कैश में इनसे अगर गिफ्ट लिया है तो उसके लिए इनकम टैक्स में क्या नियम दिए गए हैं। आ जाते अपने अगले पॉइंट पे। अब जानते हैं रिलेटिव से कितना कैश आप ले सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स नोटिस ना आए। कैश गिफ्ट यानी कितना कैश गिफ्ट आप ले सकते हैं। सबसे पहले रिलेटिव का बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं, अगर कोई नॉन रिलेटिव से पैसा ले रहा है यानी जो आपके रिश्तेदार नहीं है, जो रिलेटिव का डेफिनेशन हमने आपको बताया था, उनके अलावा अगर कोई है यानी नॉन रिलेटिव है, उनसे अगर आप पैसा लेते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड से उनसे पैसा ले रहे हैं तो यहां पर कैश गिफ्ट अगर लेते हैं तो क्या लिमिट दी गई है। सबसे पहले ये जानते हैं, फिर जानेंगे रिलेटिव के लिए क्या कैश लिमिट दी गई है। तो अगर आप नॉन रिलेटिव फ्रेंड से ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अप टू 50,000, पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। ये 50,000 चाहे आप एक आदमी से ले रहे हो, दो आदमी से ले रहे हो, तीन आदमी से ले रहे हो, सबका मिलाकर 50,000 की लिमिट दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर ए ने यहां पर बी से जो है यानी बी यानी ये फ्रेंड हो गया, बी से जो है यहां पर 56,000 रुपए लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर पूरे के पूरे 56,000 100% टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर 56,000 है, 56,000 गिफ्ट कैश लिया हुआ है तो ये 50,000 जो इसमें से कम कर दीजिए और बाकी का जो 6,000 है इस पर टैक्स लगा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा 56,000 रुपए जो है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। हालांकि अगर बी ने ए को 40,000 रुपए दिए होते तो ये पूरा का पूरा 40,000 जो था वो एग्जेम्प्ट होता, भले ही नॉन रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो। 40,000 रुपए लिए या 50,000 तक भी अगर आपको मिला है गिफ्ट तो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर ए ने फ्रेंड 1 से, फ्रेंड 2 से और फ्रेंड 3 से सभी से 20,000 रुपए ले लिए। सभी से क्या किया? 20,000 रुपए लिए। अब बताइए यहां पर 60,000 रुपए निकल कर आए टोटल। तो यहां पर ओवरऑल आप देखें एक एक जन से 20,000 रुपए है, लेकिन ओवरऑल आपने 60,000 रुपए लिए 50,000 से ज्यादा, तो पूरे के पूरे 60,000 जो है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये जो टैक्सेबल है आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 के अंदर टैक्सेबल होगा और एज पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्सेबल किया जाएगा। यानी जो भी आप स्लैब में आते हैं 20% में आते हैं, 30% में आते हैं या 10% में आते हैं तो उसके हिसाब से आपका टैक्सेबल जो है यहां पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा नॉन रिलेटिव फ्रेंड से 50,000 की लिमिट है। ये 50,000 की लिमिट सिर्फ एक जन से नहीं है, कितने जनों से भी आप ले रहे हैं कैश, सबको मिलाकर 50,000 की लिमिट दी गई है। आइए अब बात करते हैं रिलेटिव से कितना कैश आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्या आप कैश गिफ्ट रिलेटिव से ले सकते हैं, यानी कैश पैसा जो है वो अपने पिताजी से, अपनी माताजी से आप ले सकते हैं। कई लोग गलती करते हैं कि अपने पिताजी से 10 लाख रुपए लिए और सीधा बैंक खाते में जमा कर दिए। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है तो कहते हैं कि ये हमारे पिताजी की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है, जबकि कैश जमा हुआ है। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ नहीं है, वो आपको घर से भी उठा सकता है, सीधे आपको नोटिस भेजेगा और सीधे पेनल्टी आप पर लगा देगा। तो अगर आपको कोई कहे कि कैश गिफ्ट आप ले सकते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा लिमिट दी गई है। कितनी लिमिट दी गई है तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 269 ST
269ST बात करता है आप किसी भी पर्सन से कितना कैश जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो यहां पर सिंगल ट्रांजैक्शन देखा जाएगा, यानी कि आपकी मदर हो गई या आपके फादर हैं या आपके ब्रदर यानी भाई या फिर आपकी जो बहन है, इनसे आप कितना ले सकते हैं। तो आप 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा जो है नहीं ले सकते। 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का जो कैश है वो आप नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर आपको लग जाएगी 100% की पेनल्टी। यानी मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लिए तो 5 लाख की पेनल्टी आप पर लग जाती है। तो चाहे वो गिफ्ट भी क्यों ना हो, यानी कैश गिफ्ट भी क्यों ना हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लेते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा, 2 लाख रुपए उससे ज्यादा, तो आप पर 100% की पेनल्टी आ सकती है। तो कितना आप ले सकते हैं? तो मदर से आप 1,99,999 ले सकते हैं। वैसे ही फादर के पास आप 1,99,999 रुपए, वैसे ही ब्रदर के पास आप इतना ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर भी अभी भी ये 1 लाख जो आप ले रहे हैं, 1,99,999, आप चाहते हैं कि मदर से फादर से अलग अलग से आप ले लें, लेकिन यहां पर भी ध्यान रखिएगा ये भी जो कैश ले रहे हैं ये भी यहां पर रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड किया गया? कि यहां पर जो भी डोनर है, यानी जो भी आपके माता पिता है, ब्रदर सिस्टर है, क्या इनकी क्षमता है कैश देने की, क्या इनकी जो इनकम है, क्या इनके पास सोर्स है, तो इनका भी सोर्स जो है वो देखा जाएगा। अगर इनका सोर्स नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 10 लाख रुपए पड़े थे, आपने अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी में 2-2 लाख रुपए डाले और वहां से आपने जो है कैश ले लिया और अपने खाते में डाल दिए। ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं बता सकते। ध्यान रखिएगा यहां पर उनका सोर्स होना जरूरी है, यानी जो डोनर है उसका सोर्स होना जरूरी है। इनकी ITR उतनी भरी हुई होनी चाहिए, प्लस इनकी इनकम यहां पर होनी चाहिए, सोर्स होना चाहिए। मान लीजिए आपके जो पिताजी है इनको यहां पर सैलरी मिल रही है, तो सैलरी इनकी सोर्स हो गई, प्लस ITR भी है, तो वहां से आपको अगर पैसा मिल रहा है कैश, तो वो यहां पर जेन्युइन सोर्स है और वो भी यहां पर रिस्ट्रिक्टेड है। 1,99,999 तक ही आप कैश ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप बैंक ट्रांसफर करते हैं, यानी बैंक के थ्रू अगर आप पैसा लेते हैं, चाहे चेक हो गया, RTGS हो गया, NEFT हो गया, या फिर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, नेट बैंकिंग से लेते हैं, तो वहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। वहां पर आप कितना भी पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे फादर हो, मदर हो, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। बैंक के थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं वहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन वहां पर भी ध्यान रखिएगा सोर्स होना जरूरी है डोनर का, जिससे भी आप पैसा ले रहे हैं, क्या उसकी उतनी क्षमता है, क्या उसका जो सोर्स है वो सही है। यानी अगर आपके फादर है, रिटायर्ड हो चुके हैं, 50 लाख रुपए मिले, आपको दे दिए, यानी आपने पढ़ाई के लिए, स्कॉलरशिप के लिए बाहर गए थे, आउट ऑफ इंडिया यानी लंदन गए हैं, तो आपको 50 लाख रुपए दिए, तो यहां पर आपके जो फादर का जो सोर्स है, ITR भरी हुई है, प्लस उनका जो रिटायरमेंट फंड उनको मिला हुआ है, तो वही पैसा आपको ट्रांसफर किया है, तो यहां पर प्रॉपर सोर्स बन जाता है। तो उस केस में यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आती, यहां पर पूरा एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर आपके फादर के अकाउंट में आपने पैसे डाल दिए और फिर वो आगे देते हैं, तो वो नहीं चलेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा सोर्स होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप अपना कैश जो है, ब्लैक मनी जो है, वो यहां पर अपने रिलेटिव को देकर उनसे वापस पैसा ले रहे हैं, यानी ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ, इतना नादान नहीं है। वो आपके कैश को अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा, पहले तो वो पेनल्टी लगा देगा। अगर बैंक में भी करते हैं तो प्रॉपर सोर्स होना जरूरी है। तो डोनर का सोर्स होना जरूरी है, चाहे आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं या 2 लाख के अंदर भी करते हैं, तो भी सोर्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब साथ साथ में अगर आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर आप कैश कर रहे हैं, तो आप गिफ्ट डीड जरूर बना ले। ध्यान रखिएगा लॉ के अंदर गिफ्ट डीड नहीं दी गई है, लेकिन मैंडेटरी आप गिफ्ट डीड जरूर बनाएं। इससे प्रॉपर सोर्स पता चल जाएगा किससे पैसा आया है, और इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी एक हो जाता है। जिस तरह अगर किसी को सैलरी मिलती है तो फॉर्म 16 उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है, या अगर आप घर बेचते हैं तो सेल एग्रीमेंट जो है वो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है। लोन का पैसा लिया तो मॉर्गेज जो होता है, पेपर होते हैं, वो आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसी तरह अगर आप गिफ्ट ले रहे हैं, अपने रिलेटिव से भी क्यों ना ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, 2 लाख के अंदर है, और बैंक ट्रांसफर ले रहे हैं, तो आपको गिफ्ट डीड जरूर बनानी चाहिए, ताकि आपका जो सोर्स और डॉक्यूमेंटेशन यहां पर प्रॉपर हो। कभी भी फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अगर आपको नोटिस आती है तो उसका जवाब आप दे सके। आपको प्रूव करना होगा जो भी आपका डोनर है, यानी जिससे भी पैसा आपको मिला है, उसका सोर्स प्रॉपर है, उसकी ITR आपको देनी होगी। साथ में ये डीड जो आप देंगे तो उस केस में आपके लिए आसानी होगी
आप पर कोई भी एडिशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, आप बता नहीं पाएंगे कि उनका सोर्स जो है वो सही है, तो ध्यान रखिएगा उनका सोर्स प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं करते तो उस केस में आप पर एडिशन किया जाएगा, नोटिस आएगी और आप पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कैश गिफ्ट आप 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते और बैंक ट्रांसफर आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन आपके डोनर को, यहां पर जो भी डोनर है, जो फादर मदर ब्रदर सिस्टर है, उनका सोर्स सही होना चाहिए। अगर उनका सोर्स सही नहीं है या प्रूव नहीं कर पाए तो उस केस में आपको एडिशन हो सकता है। अगले पॉइंट पे, तो अगर आपको शेयर्स, कार, घर, मकान, दुकान, जमीन, ज्वेलरी अगर आपके रिश्तेदार से मिल रही है, आपके मदर से, आपके फादर से, ब्रदर सिस्टर द्वारा दिया जा रहा है, तो क्या यहां पर आपके लिए टैक्सेबिलिटी आएगी? तो ध्यान रखिएगा अगर आपके फादर ने आपको घर दिया है, मकान दिया है, जमीन दी है या फिर कार दी है, तो वो सब आपके लिए हो जाता है एग्जेम्प्ट, क्योंकि वो यहां पर आपका गिफ्ट माना जाता है। और रिश्तेदार यानी आपके फादर मदर जो आपके रिलेटिव है, उनसे अगर आपको मिल रहा है या किसी भी रिलेटिव से आपको मिल रहा है तो वो हो जाएगा आपके लिए एग्जेम्प्ट। यानी ध्यान रखिएगा अगर कोई भी चीज काइंड में मिल रही है या फिर अगर आपको बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी यहां पर पैसा मिल रहा है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके फादर के पास पैसे हैं, रिटायरमेंट का फंड यहां पर आया है और आपको जो है यहां पर घर लेना है, तो आपको बिल्डर से घर लेना है। लेकिन आप क्या करते हैं, कई बार यहां पर फादर से डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफर करवा देते हैं उनके अकाउंट में, बिल्डर के अकाउंट में घर लेने के लिए। तो ऐसा ना करें, पहले आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें, उसके बाद आपको जो करना है, चाहे आपको घर खरीदना है, ज्वेलरी खरीदनी है, कार खरीदनी है, जो भी करना है आप बाद में करें। पहले अपने खाते में पैसा मंगवाएं, फिर बाद में आप उसको ट्रांसफर करें। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है जो भी डोनर है, यहां पे आपके जो फादर मदर है, मान लीजिए ये डोनर है, तो इनका सोर्स भी यहां पर होना जरूरी है। 100% सोर्स प्रूव होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस केस में यहां पर आपका एडिशन जो है वो कर दिया जाएगा, यानी जो भी यहां पर एग्जेम्प्ट किया गया था गिफ्ट, वो आपका एडिशन हो जाएगा अगर आपने सोर्स प्रूव नहीं किया। जो घर था वो आपके माता पिता का है, या जो दुकान है, कार है, जो भी यहां पर लिया हुआ है वो उन्होंने सेल्फ अक्वायर्ड किया है। सेल्फ अक्वायर्ड किया, हो सकता है उनकी पैतृक संपत्ति हो। अगर सेल्फ अक्वायर्ड किया खुद का है तो उन्होंने खुद ने अगर किया है तो उनकी क्षमता होनी चाहिए, यानी माता पिता का यहां पर सोर्स प्रॉपर होना चाहिए। सोर्स जेन्युइन नहीं हुआ तो उस केस में आप पर एडिशन कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कभी भी डोनर का जो सोर्स है वो देखा जाता है, अदरवाइज आप शेयर्स, घर, मकान, दुकान जो भी आपको मिल रहा है रिलेटिव से, ये आपके लिए हो जाएगा एग्जेम्प्ट, यानी इस पर आपको कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। इसी के साथ अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है, घर मिल रहा है, दुकान मिल रही है, मकान मिल रहा है, तो या तो आप यहां पर गिफ्ट डीड बनवा लें या आपको विल के थ्रू ले ले। इसके साथ साथ आपको ओथ लेना जरूरी है, साथ में स्टैम्प पेपर जो है वो भी आप ले लें। स्टैम्प पेपर जो भी उसके साथ आप करें, एंड यहां पर 2 विटनेसेस जरूर ले लें। आपके अगर ब्रदर सिस्टर है तो उनसे ले लें, जो भी आपके लीगल हायर है, तो लीगल हायर कोई है तो वो यहां पर आप ले लें। जो आपके फादर के जो लीगल हायर है उनके यहां पर विटनेसेस जरूर ले लें, क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में अगर कभी भी आपके जो ब्रदर सिस्टर है, जो भी गिफ्ट आपके पिता द्वारा दिया गया है, अगर कभी भी वो यहां पर जो परेशानी खड़ा करने की कोशिश करे तो आपके पास ये गिफ्ट डीड होगी, विल होगी, जिसके अंदर उनके विटनेसेस है, तो वहां पर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर उनका विटनेसेस नहीं लिया या उनकी मंजूरी नहीं ली, उनसे एनओसी नहीं लिया, तो कभी भी वो फ्यूचर में आप पर डिस्प्यूट कर सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं। भी फ्यूचर में वो आपसे वापस मांग सकते हैं, आपसे हिस्सा मांग सकते हैं कि पिताजी ने जो है वो आपको दिया है, वो उनकी मर्जी से नहीं दिया, आपने उनसे जबरदस्ती लिया है और आपने उनको बहला फुसला के लिया है, तो ये कहकर जो है वो आपसे हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। तो जरूर आप यहां पर गिफ्ट डीड बनवाए, विल बनवाए, साथ में उनको विटनेसेस भी यानी उनका एनओसी भी जरूर ले ले। अगले पॉइंट पे, तो यहां पर जो भी गिफ्ट आपको मिल रही है, चाहे कैश में, काइंड में या बैंक ट्रांसफर आपको हो रहा है, तो इसको आईटीआर में कैसे आपको दिखाना है। जो भी रिलेटिव से आपको मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो क्या हमें इसको एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाना है? मान लीजिए आपके पिताजी से आपको 50 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर हुआ है, तो क्या ये बैंक ट्रांसफर जो भी 50 लाख आपका हुआ है, क्या इसको आईटीआर में एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाना है? आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेक्शन 224 बात करता है इनकम में। तो इनकम में क्या क्या आती है? आपकी सैलरी इनकम हो गई, आपकी बिजनेस इनकम हो गई, आपकी प्रोफेशन इनकम हो गई, आपकी रेंट इनकम हो गई हाउस प्रॉपर्टी में, या फिर आपकी जो कैपिटल गेन है ये इनकम हो गई। एलआईसी का पैसा आता है, मैच्योरिटी आती है, वो आपकी इनकम मानी जाती है। ग्रेच्युटी आपको मिलती है, वो आपकी इनकम हो जाती है। या फिर आपको लीव एनकेशमेंट मिल रहा है, तो ये आपकी जो है वो इनकम होती है। इस इनकम के डेफिनेशन में कहीं पर भी रिलेटिव से कोई भी पैसा रिसीव किया है इसके बारे में नहीं कहा गया है। तो यहां पर इनकम जो है वो यहां पर नहीं कहा गया, यानी रिलेटिव से जो भी पैसा आपको मिल रहा है, कैश, काइंड, जो भी आपको मिल रहा है, वो इनकम के डेफिनेशन में नहीं है।
अब आ जाते बात करते हैं एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में। तो एग्जेम्प्ट इनकम क्या कहता है? एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। इसके साथ साथ अगर LIC मैच्योरिटी का पैसा आपको मिलता है वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। PPF का पैसा मिल रहा है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है, या फिर आपको लीव एनकैशमेंट मिल रही है रिटायरमेंट में, तो ये सारी एग्जेम्प्ट इनकम है। यहां पर भी रिलेटिव रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं दिया गया है, यानी रिलेटिव से पैसा जो मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट इनकम नहीं कहा गया। दोस्तों आप खुद भी सोच के देखिए, पिताजी द्वारा आपको पैसा जो दिया जा रहा है 50 लाख रुपए जो आपको मिले हैं आपकी पढ़ाई के लिए, क्या वो इनकम है आपकी? वो इनकम नहीं है। जब इनकम ही नहीं है तो एग्जेम्प्ट इनकम भी नहीं आती। अब इसमें एक और सेक्शन है, सेक्शन 56 सब सेक्शन 1, जिसके अंदर आपकी रेसिड्यूरी, यानी कि अगर किसी भी हेड के अंदर इनकम नहीं आ रही है तो वो यहां पर इनकम आएगी। यानी सैलरी हेड में इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन, इन इनकम के अलावा अगर कोई इनकम रह जाती है तो वो अदर सोर्सेस में आती है, यानी आपकी जो रेसिड्यूरी हेड है उसमें आती है। अब यहां पर जो भी गिफ्ट आपको रिसीव किया है, सेक्शन 56(2) कहता है कि अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो उस केस में टैक्सेबिलिटी आ जाती है। तो 50,000 से ज्यादा अगर आपने गिफ्ट रिसीव किया है, चाहे इन काइंड में किया हो, चाहे वो कैश में किया हो, चाहे वो बैंक ट्रांसफर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, वो शेयर्स हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी कहा गया कि रिलेटिव यहां पर एक्सक्लूड किया गया है, यानी रिलेटिव से अगर आपने कुछ भी अगर रिसीव किया है तो वो यहां पर नहीं आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ना रिलेटिव इनकम में आता है, ना एग्जेम्प्ट इनकम में आता है, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आता, क्योंकि वहां पर भी रिलेटिव को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको गिफ्ट रिसीव्ड हो रहा है, चाहे वो कैश में रिसीव्ड हो रहा हो, काइंड रिसीव हो रहा हो, बैंक ट्रांसफर से हो रहा हो, प्रॉपर्टी, शेयर्स, कार, कुछ भी अगर आपको हो रहा है तो वो ITR में आपको नहीं दिखाना है। जो भी पैसा, जो भी बैंक ट्रांसफर आपको हुआ है वो आपकी इनकम नहीं है, उसको एग्जेम्प्ट इनकम में नहीं दिखाना है। तो यहां पर अगर दिखाना भी है तो आप ITR 2 और ITR 3 के अंदर यहां पर शेड्यूल दिया गया है असेट्स और लाइबिलिटी का, तो वहां पर जो है वो आप दिखा सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं, आपकी अगर कोई भी ज्वेलरी है तो वो भी आप दिखा सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी मिली है, घर मिला है, मकान मिला है, दुकान मिला है, तो वो आप दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ असेट्स और लायबिलिटी में ITR 2 और ITR 3 के अंदर ही आप दिखा सकते हैं। लो के अंदर दिखाने के लिए यहां पर नहीं कहा गया, लेकिन आप वॉलंटरली चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी माने तो आप ना दिखाएं तो बेहतर होगा। जब आप बेचेंगे इसको, यानी अगर कभी भी प्रॉपर्टी आगे आपने बेची, ज्वेलरी आपने बेची, या जो बैंक बैलेंस था उसको आपने FD करवाई, उससे आपकी इनकम हुई, तो जब भी आप वहां से सोर्स ऑफ इनकम होगी तब आप वो जो अपनी ITR में दिखा दें, यानी जो भी प्रॉपर्टी आपने सेल करी तब आप दिखा दें, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वो आपसे पूछेगा कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे दीजिए और इसके रिगार्डिंग डिटेल दे दीजिए। लेकिन आपके जो बाकी चीजें हैं वो आपसे नहीं पूछेगा, यानी आपकी ज्वेलरी है या आपके पास बैंक बैलेंस है वो नहीं पूछेगा। तो जो भी एक इशू होगा उसके बारे में ही डिस्कशन किया जाएगा, उसके बारे में आपकी नोटिस आएगी, सभी इशू आपके खोले नहीं जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप चाहें तो दिखाना चाहे तो वॉलंटरली दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी माने तो ना दिखाएं, सबसे बेटर होगा। जब आप बेचेंगे तब आप दिखा सकते हैं। वीडियो के अंदर हमने जाना कि अगर आप रिश्तेदार से कैश में पैसा लेते हैं, जिसके लिए इनकम टैक्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन रखा गया है, 2 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं ले सकते हर एक रिलेटिव से। इसके साथ साथ आप बैंक ट्रांसफर कितना भी मैक्सिमम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर, मकान, दुकान, जमीन जायदाद या पिताजी द्वारा आपको शेयर्स दिए जा रहे हैं, आपको कार दी जा रही है, तो वो भी यहां पर एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन सभी केस में अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिल रहा है अपने रिश्तेदारों से, डोनर जो भी होगा उसका यहां पर सोर्स होना प्रॉपर जरूरी है। अगर डोनर का सोर्स सही नहीं होगा तो उस केस में आप पे एडिशन किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको गिफ्ट डीड बना लेनी है। गिफ्ट डीड आप विथ ओथ के साथ बनाइए स्टैम्प पेपर पे, और साथ में अपने जो ब्रदर सिस्टर है, भाई बहन है, उनके विटनेसेस जरूर ले लें, ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी डिस्प्यूट ना हो। साथ में उनका NOC भी रख लें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।